Hello everyone, this is Surbhi Agrawal, your SRL ma'am teaching live on this India's biggest channel। और मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस बड़े से चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। आज मैं आपको कराने वाली हूँ सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है सुरभि अग्रवाल और मेरे स्टूडेंट्स मुझे SRL मैम के नाम से जानते हैं। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेरा कॉलेज IIT धनबाद, एंड आई एम हैविंग 6+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एक्स रेजोनेंस कोटा फैकल्टी, mentored AI 12 in JEE and taught over 20K students in offline as well as online mode। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी काउंट नहीं किए। आगे आज हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन, और इसको आप रियल लाइफ में डायरेक्ट डे टू डे देखते हो। कुछ चीज़ें फील करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको 2 GIFs दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें कि ये कार जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और ये जो है एक बॉल को हमने रस्सी से कनेक्ट करके या स्ट्रिंग से कनेक्ट करके हम इस तरीके से इसको रोटेट करवा रहे हैं। अब देखो, सर्कुलर मोशन को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ रियल लाइफ। जैसे आप कई बार आपने करा होगा कि जैसे इस चाबी को, है ना, आपने उंगली में फंसा के इसको घुमाया होगा, है ना, और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि ये बाहर निकल के किसी के थोबड़े पे जाके लगी होगी। या आपको अगर मैं इसी का एग्जाम्पल दिखाऊं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखाऊं, तो मैं इसको अपनी क्लासरूम में भी बताती हूँ। जब मैंने रेजोनेंस में पढ़ाती थी तो उसमें तो ये हुआ था मेरे साथ कि मैं इसको ऐसे घुमा रही थी, ठीक है, और मैंने इसको जोश में आके और तेज घुमाना शुरू किया और ये धीरे से डिटैच होके किसी बच्चे के सर पे जाके लग गया। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि आपने अगर इसको ऑब्जर्व किया हो, जैसे इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो जब मैं इसको घुमा रही थी, इस तरह से मैं इसको रोटेट कर रही थी, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना, इस तरीके से मैं रोटेट कर रही थी। तो इस अडेप्टर की जो हाइट थी ग्राउंड से, वो फिक्स्ड थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ये अडेप्टर जो है ये ऊपर या उस लेवल के नीचे जा रहा हो। तो ये अगर मैं इस अडेप्टर के नीचे एक पेंट लगा दूं, गीला पेंट, और उसके नीचे एक कार्डबोर्ड रख के इसको घुमाऊं, तो हो सकता है कि उस कार्डबोर्ड पे, मतलब हो सकता है नहीं, होगा, उस कार्डबोर्ड पे एक सर्कल बन जाएगा। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल हो गया, या सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और अभी आपको देखो, ये भी एक लेवल रोड दिख रही है, ठीक है ना, एक प्लेन दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल दिखाया उसको ऐसे है, लेकिन हकीकत में तो ऐसा होगा ये चीज, और ये कार जो है ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो चाबी में उंगली पे चाबी फंसा के जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो भी किसका, ये लो गिर गई ना। और अगर मैं मान लो मैं खुद सर्कुलर मोशन करूं इस तरीके से, तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, सर्कुलर मोशन का, है कि नहीं। तो अब देखो कि ये तो हम डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं, तो इसका मतलब हमें और भी मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि जो चीज हम देख सकते हैं उसको पढ़ने में तो हमें बहुत फील आएगी। चलिए, तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, पूरा पढ़ाया है डायनेमिक्स मैंने आपको, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो जरा देखें इसको एक बार, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें क्या डिफरेंस नहीं कर पाते और मतलब बिना सोचे समझे डायरेक्ट इक्वेशन लगाने लग जाते हैं। बट ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको समझ आए कि वो सर्कुलर मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तब जाके आप इक्वेशन बिल्कुल सही लगा पाओगे। तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है, इस यूनिफॉर्म वर्ड पे। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे। देखो, स्पीड कांस्टेंट बोला है मैंने, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोला, बिकॉज आई नो कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर नहीं रहा, सर्कल में मूव कर रहा है, यानी कि कर्व पाथ है इसका, है ना। तो इस पाथ पे डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी, उसको तो हम रोक ही नहीं सकते, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी। लेकिन एक तो हुआ कि मैं पूरे पाथ पे मान लो 5 मीटर पर सेकंड से घूम रही हूं, और एक हुआ कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे स्पीड बढ़ रही हो, या ये भी केस हो सकता है कि 5, 4, 3, 2, 1 हो रहा हो। तो स्पीड बढ़ना और घटने को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में रखते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा रिकैप और दे रही हूं प्रीवियस लेक्चर का, कि जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो सिर्फ एक ही तरह का एक्सेलरेशन लगता है, एंड दैट इज कि अगर मान लीजिए बॉडी आपकी यहां पर है तो आपका वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कैसे बनानी है? टेंजेंशियल। इफ सपोज दिस इज मूविंग इन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स सेंटर विच इज नोन एज AC, और जिसका हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था? mv²/r। देखो ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। जैसे आप देखो कि अगर मान लो मैं इस चाबी को लेके इसको उंगली में घुमा रही हूं तो मेरी उंगलियां उसको सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन दे रही थी, या मैं अगर एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाऊं ऐसे, तो वो रस्सी में जो टेंशन होगा वो उसे अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल देगा। तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल देने वाला फोर्स, रियल फोर्स क्या होंगे? टेंशन फोर्स हो सकता है, नॉर्मल फोर्स हो सकता है। आप देख रहे हो अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक बार के लिए मैं उसको सर्कुलर पाथ मान लूं तो अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना। मान लो एक बार के लिए मैं इसको, ये सन है और ये मान लीजिए अर्थ है, और अर्थ मान लीजिए घूम रही है इसके ऊपर चारों तरफ। तो अर्थ को कौन घुमा रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अंदर की तरफ अर्थ पर सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एंड दैट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज बिहेविंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी mv²/r। उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? mv²/r। अगर आप पत्थर से रस्सी बांध के घुमा रहे हैं तो उस रस्सी में टेंशन किसके बराबर होना चाहिए? mv²/r। अगर आप स्प्रिंग फोर्स से किसी पत्थर को घुमा रहे हैं तो स्प्रिंग का फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? mv²/r। अगर मैं अपने चाबी को घुमा रही हूं इस तरीके से, ठीक है, तो मेरी उंगलियों के द्वारा, मेरे फिंगर्स के द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी किसके बराबर होना चाहिए? mv²/r के बराबर। तो इसको और हम डिटेल में समझेंगे, बट यहां पर आपको एक पॉइंट सीख के जाना है कि mv²/r इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ मैग्नीट्यूड, और इसको प्रोवाइड करेगा कोई ना कोई रियल फोर्स, पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी हम कुछ एग्जांपल्स यूनिफॉर्म के देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स हम नॉन यूनिफॉर्म के देखेंगे। तो यूनिफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन लगता है विच इज सेंट्रीपिटल, और जब हम नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में जाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म में या तो कोई स्पीड बढ़ रही होगी या स्पीड घट रही होगी। तो स्पीड को बढ़ाने वाला, स्पीड अगर मान लो बढ़ रही है तो इस तरफ अगर मान लो जा रहा है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो स्पीड कब बढ़ेगी? जब एक्सेलरेशन का कोई ना कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आए, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो ये टेंजेंशियल कब आएगा? जब हम नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, और अब जब हम यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं तब सिर्फ क्या आएगा? ए सेंट्रीपिटल, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? mv²/r होगा। चलिए, अभी थोड़ी सी बोरिंग बातें हो गई, लेकिन अब हम इस पे आगे क्वेश्चन से इसकी थ्योरी को क्लियर करते जाएंगे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इक्वेशंस लगाने में और आंसर लाने में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा जो हम अक्सर करते हैं। ठीक है, पत्थर से रस्सी बांधी या रस्सी से पत्थर बांधा और उसको घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखो यही क्वेश्चन दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड, द ब्लॉक इज मूव्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो जरा देखें इसको एक बार। देखो इन्होंने क्या करा, ये तो खैर चलो हवा में हो रहा है ये मोशन, तो हवा में क्या होता है कि mg यानी कि पत्थर का थोड़ा सा वेट लगेगा, तो पत्थर का वेट लगेगा ना, तो थोड़ी सी रस्सी जो रहेगी ये क्या रहेगी? हल्की सी बेंड रहेगी, है ना। आप बिल्कुल एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रख पाओगे, थोड़ा सा बेंड रहेगा ड्यू टू mg। आप कहते हो नहीं मैम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रहता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि पत्थर का वेट थोड़ा कम है, काफी कम होगा, इस वजह से वो बेंड नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन रहता है। तो हमने क्या करा, उस केस को थोड़ा सा हटा के इसको थोड़ा और सिंपल कर दिया। हमने उसको एक टेबल पे रख के घुमा रहे हैं, हम उसको टेबल पे रख के, है ना, टेबल की प्लेन सरफेस, और उसको हम रस्सी से घुमा रहे हैं, रस्सी की मदद से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कई बार होता है गाय भैंस को बांध देते हैं ना, एक ऐसा हुक सा होता है, उससे रस्सी बांध के ना बछड़े को बांध देते हैं, तो कई बार वो छूटने की कोशिश करता है, और मान लो छूट नहीं पा रहा तो वो एक सर्कुलर मोशन करने लग जाए। इस तरह का एक मोशन जो रियल लाइफ में आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे फिलहाल यही याद आया। तो अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले उसने मास कितना दिया है? 2 kg। ठीक है, उसने लेंथ कितनी दी है? 2 मीटर। ठीक है, तो m लिख लो आप 2 kg, और लेंथ आप लिख लो 2 मीटर,
और स्पीड कितनी हो गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा क्या है टेंशन, तो देखो टेंशन यहां पर रिस्पॉन्सिबल है क्या देने के लिए, इसको सर्कुलर में घुमाने के लिए। अगर मान लो मैं इसको सर्कुलर में घुमा रही हूं और मैं बीच में आके कैंची लगा दूं तो क्या उसके बाद ये सर्कुलर कर पाएगा, नहीं। तो इसका मतलब उसको सर्कुलर में कौन मूव करा रहा था, उसको मूव करा रहा था टेंशन। सो दिस टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड एंड दैट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड mv²/r। ठीक है, सो यहां पर m कितना हो जाएगा हमारा 2, v कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और r कितना है, अब जो रस्सी की लेंथ है वही रेडियस हो गई इस सर्कल की, तो दैट विल बी 2। सो आंसर कितना आ गया 25 न्यूटन। और जो यहां पर हमें दिक्कत आ रही थी mg की, ठीक है, वो दिक्कत हमारी सॉल्व हो गई, बिकॉज आप देख सकते हो कि अगर ये हॉरिजॉन्टल एक टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है और यहां पर मान लो ब्लॉक है, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा और mg नीचे जाएगा, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो n mg के बराबर रहेगा, है ना, n mg के बराबर रहेगा, n mg के बराबर रहेगा, n mg के बराबर रहेगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इस तरफ, अंदर की तरफ, है ना, फिर यहां पर आ गया और अंदर की तरफ, फिर यहां पर आ गया इस तरफ, जैसा कि आपने पहले डायग्राम में देखा था। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, A block of mass m moves with speed v against a smooth fixed vertical circular groove of radius r kept on a smooth horizontal surface। देखो ये तो मैं आपको बताती हूँ, ये तो आप घर पे भी कर सकते हो, है ना। एक तो डमरू होता है ना, डमरू, शायद डमरू ही होता है क्या, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, मुझे नहीं पता, बट मैं इसको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। डपली होती है, डपली वाले, हाँ शायद डपली होती है। तो डपली का भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, या फिर आप सबसे बेस्ट है आटा छानने की जो छलनी होती है, वो इस तरह की होती है जिसमें आटा भरते हो, नीचे से पतला पतला जो मटेरियल है वो निकल जाता है, ठीक है, बारीक वाला मटेरियल निकल जाता है, मोटा वाला मटेरियल रह जाता है, उसी के चारों ओर ऐसा कॉर्नर होता है, ठीक है। तो उसमें आप एक काम करो, ब्लॉक फंसा दो, है ना, ब्लॉक रख दो ऐसे और उसको ऐसे से घुमाओ, तो आप देखोगे कि अंदर वाला ब्लॉक ना सर्कुलर मोशन करेगा। और अब इसको सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है, आपने तो चलनी पकड़ रखी है, ब्लॉक थोड़ी ना पकड़ रखा है, तो ब्लॉक कैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है इस चलनी के नॉर्मल रिएक्शन के कारण, इस चलनी के नॉर्मल रिएक्शन के कारण ब्लॉक जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, चारों तरफ से इस पे हर मोमेंट पे। जैसे यहां पर है, मान लो चलनी का सरफेस ये है ना, और आपका मान लो ब्लॉक ये है, आपका ब्लॉक मान लो ये है, इस तरीके से दिख रहा है आपको सबको, ऐसे इस तरीके से, तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस तरफ, ठीक है, इसको ऐसे घुमाते जाओ और आपकी नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो पिछले बार रियल फोर्स टेंशन था एंड दैट इज प्रोवाइडिंग mv²/r। अब के बार वो जिम्मेदारी कौन निभा रहा है, अब की बार वो काम नॉर्मल कर रहा है। तो वो नॉर्मल कहां से मिल रहा है, दीवार से। देखो ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल थी, ये उस चलनी की वॉल है, तो ये वाली चीज वॉल है और वो चलनी का जो बेस होगा वो ग्राउंड है, ठीक है। तो दो तरीके के नॉर्मल लग रहे होंगे, जैसे सपोज कीजिए कि ये मान लो इस तरीके से सिचुएशन हो गई, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये बेस हो गया, ये बेस हो गया उस चलनी का, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ठीक है, और ये वाली आपकी वॉल हो गई, जो मेरा हाथ है वो आपकी वॉल हो गई। तो एक नॉर्मल तो ऐसे लग रहा होगा और एक नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड तो क्या रहेगा, उसने पूछा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। फ्लोर क्या रहेगा, तो फ्लोर पे तो ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो नॉर्मल इक्वल्स टू क्या रहेगा, mg रहेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात। और उसके बाद ये नॉर्मल क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल दे रहा है, और सेंट्रीपिटल क्या होना चाहिए, mv²/r। अब इस नॉर्मल को जमीन से मिल रहा है तो ग्राउंड लिख दो, और इसको वॉल से मिल रहा है तो इसको वॉल लिख दो, ठीक है, mv²/r हो जाएगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। चलिए अब एक और परफेक्ट एग्जांपल, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। तो कई बार मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, है ना, कई बार क्या होता है कि जैसे टर्न आता है ना, टर्न आता है, मान लो इस तरीके से टर्न आ रहा है ना, इस तरीके से टर्न आ रहा है, मान लो इस तरीके से मैंने बनाया, एक मिनट रुको, थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा करते हैं, बिल्कुल ब्यूटीफुल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी गाड़ी है ना मान लो ऐसे चल रही है, ठीक है ना, BMW मान लो, BMW की औकात नहीं अभी, अब तुम्हारी मैम के पास तो सिर्फ वरना है, तो वरना ही चला सकती हैं अभी तो मैम, ठीक है ना। तो चलो ये मान लो मैम की वरना है, ठीक है,
मैम की वरना है ये, ठीक है। मैम आ रही हैं लॉन्ग ड्राइव करते हुए, अचानक से उन्हें कट मारना है, ठीक है। तो मैम ऑटोमेटिकली, मतलब मैम ने अगर फिजिक्स नहीं भी पढ़ी होती, या तुम लोगों ने अभी तक मान लो ज़्यादा फिजिक्स पढ़ी नहीं है, या ऐसे बोल लो कि कॉमर्स वाला बच्चा भी होगा, ठीक है, उसने तो कुछ फिजिक्स नहीं पढ़ा, वो क्या करेगा, टर्न आते ही, एक तो होता है हमारी नेचुरल एक हैबिट होती है, हम स्पीड कम करते हैं, ब्रेक पे पैर जाता है, चाहे हम साइकिल भी चला रहे हों, या हम स्कूटर चला रहे हों, स्कूटी चला रहे हों, या हम कार चला रहे हों, हम टर्न आते ही अपनी स्पीड को, मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है हमें कि स्पीड कम कर लेते हैं हम, किसी ने बोला नहीं होता बट अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, ठीक है। और या जिनको स्पीड ज़्यादा रखनी है, मतलब जिनको स्टाइल मारनी है, तुमने देखा वो लड़के होते हैं ना, जो 4-5 जो लड़के होते हैं जो ब्रुम 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 वाली गाड़ी चलाते हैं, कौन सी कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा मुझे, कौन सी मोटर बाइक होती है जो 3-4 लाख रुपए की आती है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा यार, जो आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, जो स्टाइल मारते हैं लोग ट्रैफिक सिग्नल पे, जैसे बगल में लड़की देखी कार में तो अपनी गाड़ी का साइलेंसर तेज कर लेते हैं, वो कौन सी गाड़ी होती है, बुलेट, हाँ बुलेट। तो बुलेट को अगर मान लो उनकी स्पीड कम नहीं करनी है, कोई भी मान लो कोई भी किसी भी लड़के को स्टाइल मारनी है मान लो, तो वो क्या करता है, वो यहाँ से, है ना, जैसे मान लो वो यहाँ होगा ना, यहाँ, तो वो इस एंड पे आ जाएगा और ऐसे टर्न मारता है, मतलब इस साइड से टर्न मारेगा। ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि अगर मान लो स्पीड तेज है तो हम इस साइड से इंस्टिंक्ट मारेंगे, इस साइड से कट मारेंगे। इस साइड से कट नहीं मारते हम कभी भी, इस साइड से कट नहीं मारते, क्योंकि हमें डर रहता है कि इस कट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन इस कट पे हमें सेफ फील होता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्यों करते हैं हम लोग, इसके पीछे बहुत अच्छी फिजिक्स लग रही है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। देखो, सबसे पहले कि मैम आपने तो बोला था कि सर्कुलर मोशन जब होता है जब सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको देखो ये दिखाया, ये वाला डायग्राम, तो यहां पर देखो, आप देखो रस्सी, इस कार को किसी ने रस्सी से बांध रखा है क्या कि चलो इसको खूंटे से बांध दो, है क्या, ये देखो कार तो भाग रही है यार, कार को कैसे रोके हम, चलो कोई बात नहीं, ये कार बना ली मैंने, ठीक है, ये कार बना ली मैंने, ये कार बना ली, दिख रही है सबको कार, ठीक है। तो इस कार को मैंने क्या रस्सी से बांध रखा है क्या, उस गाय के बछड़े की तरह नहीं बांध रखा ना, तो फिर ये कार को कौन घुमा रहा है, मैम इंजन घुमा रहा है, ठीक है, इंजन उसके पहियों को रोटेट कर सकता है, बट सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है, तो सर्कुलर मोशन यहां पर कौन करवाता है बेटा, फ्रिक्शन, कौन सा, फ्रिक्शन, कौन करवाता है, फ्रिक्शन करवाता है, ठीक है। पहली चीज, मैम फ्रिक्शन तो ऐसे लगेगा ना कि बॉडी ऐसे चलेगी तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ना, नहीं, फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जरूरत के हिसाब से लगता है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। अभी इस कार को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो सेंटर की तरफ लगे, तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं करूंगा वो काम, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं अपनी डायरेक्शन को जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकता हूं, सो वो क्या करेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। सो दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है। दूसरी चीज कि यहां पर जब मैं आप सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो मेरे को भी कौन घुमा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, मुझे भी कौन घुमा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैम काइनेटिक नहीं लगेगा क्या, नहीं, मेरी चप्पल घिस थोड़े ना रही है, मैं ऐसे चप्पलों को घिस थोड़े ना रही हूं कि भाई काइनेटिक लगेगा, मैं तो चप्पल उठाई और फिर रखा पैर, फिर चप्पल उठाई फिर रखा पैर, तो ऐसे मैं जब चलती हूं तो मुझ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, अभी इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है बात, एकदम क्लियर है। और अगर आप स्पीड भी बढ़ाते हो उसकी कार की, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक ही लगेगा, यानी कि स्टैटिक ही आपको स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा और स्टैटिक ही आपको सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका जो सर्कुलर टर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है, फ्रिक्शन के थ्रू होती है, यानी कि कार अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर पा रही है तो फ्रिक्शन के थ्रू, हम अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन के थ्रू। और एक काम करो, तुम्हें लगता है ना कि नहीं तुम्हारी वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तुम्हारी इंटरनल बॉडी के कारण, तो एक काम करो, बाथरूम में जाओ, वहां साबुन का पानी फैला दो, है ना, मस्त वाला, मतलब एकदम घिस दो साबुन से, मतलब जो होता है ना सरफ एकदम घोल के बाथरूम में फैला दो, और वो टाइल्स के बाथरूम होने चाहिए या फिर मार्बल के, और फिर उसमें तुम है ना गोल गोल चक्कर लगाओ, भागो,
तो तुम्हें फील आ जाएगी कि नहीं भैया सर्कुलर मोशन ना हमें फ्रिक्शन ही करवा रहा था। तुम देखो घर की अगर टाइल्स पे हमें मुझे तेज भागना हो, मतलब भागते हुए अगर मुझे सर्कुलर मोशन करना हो, और एक मुझे रोड पे भागते हुए सर्कुलर मोशन करना हो, मतलब स्पीड ज़्यादा रखो, तो रोड पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि रोड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है घर की टाइल्स या मार्बल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, रोड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा आप तेजी से सर्कुलर मोशन कर पाओगे। तो ये पहला चीज़ है हमें समझने के लिए। दूसरा होता है कि हम सर्कुलर टर्निंग बैंकिंग, यानी कि रोड को टिल्ट करके भी हम कर सकते हैं, और दोनों की मदद से, फ्रिक्शन और बैंकिंग की मदद से भी हम सर्कुलर टर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये सेकंड और थर्ड पार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम वर्टिकल मोशन कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, नंबर 1 सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड बाय फ्रिक्शन ओनली। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? और देखो उन्होंने बना दिया कि भाई देखो अभी आपको ये वर्टिकल प्लेन में दिखाया जा रहा है, बट है तो हकीकत में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ना। तो अगर मान लो ये कार है आपकी, ये कार है यहाँ पर, तो इस पे जमीन से है ना, रोड से ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे mg लगेगा। तो देखो ऊपर वाली डायरेक्शन को, यानी कि बाहर वाली डायरेक्शन, क्योंकि इस प्लेन पे बना रही हूँ ना मैं, तो इस प्लेन पे जैसे अगर मान लो अभी ये रोड है और ये रोड ऊपर फोर्स लगा रही है, अब मैं इसको तुम्हें ऐसे दिखाऊं तो ये बाहर आ गया ना नॉर्मल, तो ये नॉर्मल बाहर आ गया और mg अंदर चला गया। समझ गए? mg नीचे लगेगा तो ये बाहर दिखाएंगे, तो mg अंदर चला गया अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसको सर्कुलर मोशन अगर करना है तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, और सर्कल के सेंटर की तरफ क्या लगेगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या यहाँ तक बच्चों समझ आया? बोलो बच्चों, मेरे प्यारे खूबसूरत नटखट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है वो यहाँ पर, कि 2-3 तरीके से वो एक ही चीज को पूछ सकता है, मतलब एक ही रिजल्ट को वो 2-3 तरीके से पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि अगर मान लो मुझे अपनी गाड़ी, मेरे पास मान लो लैंड रोवर है, और मान लो मेरी गाड़ी 170 किलोमीटर पर आवर पे चल सकती है, ठीक है ना, मैं अपनी स्पीड कम नहीं करना चाहता, तो क्या मिनिमम फ्रिक्शन हो ताकि मैं अपनी गाड़ी को इस स्पीड पे चला पाऊं? ठीक है, या रोड के फ्रिक्शन को बदलना आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना है कि यार आप लैंड रोवर ले आए और आप रोड के फ्रिक्शन को बदल दोगे। आपके हाथ में क्या है, आपके कार की स्पीड। तो जनरली वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपकी कार की मैक्सिमम स्पीड क्या हो ताकि आप बिना एक्सीडेंट कराए या गाड़ी को पलटाए आप सर्कुलर मोशन कर सको। तो व्हाट कैन बी द, है ना, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, सो दैट पार्टिकल और द बॉडी और द कार कैन टर्न इन सर्कुलर मोशन सेफली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होते हैं, इसको ऐसे कभी ए से बी पूछ लेते हैं या बी से फिर वो ए पूछ लेते हैं, मतलब कैसे भी पूछ सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, अब चलिए, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर क्या होगा कि आपको पता है कि नॉर्मल इक्वल टू mg होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्वेशन लिखने का मतलब नहीं है, और लिख भी दो तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पूछा नहीं है। अब सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, एंड दैट स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mv²/r। ठीक है, फ्रिक्शन स्टैटिक इक्वल टू mv²/r। अब मैं पहला वाला पार्ट मानती हूं कि भाई पहला वाला पार्ट क्या है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम म्यू सो दैट पार्टिकल कैन टर्न विद स्पीड v, है ना। आपको v गिवन है, r गिवन है, बॉडी का मास गिवन है, ये चीज पूरी गिवन है, इस चीज को आप चेंज नहीं कर पा रहे अभी। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन अगर तुम्हें याद हो तो 0 से लेकर μs इंटू एन तक, क्योंकि सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स की कैटेगरी में रखा था। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको मान लो कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है और आपके पास 1000 रुपए पॉकेट में, तो आप बोलोगे ले तू 1000 रुपए रख क्योंकि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 100 रुपए की चीज खरीदोगे, 100 रुपए दोगे। तो वही काम फ्रिक्शन का करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। वो बोलता है कि भले ही मेरी औकात μs इंटू एन की हो, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगूंगा। मान लो μs इंटू एन की वैल्यू मान लो 500 है, और रिक्वायरमेंट सिर्फ मान लो, जरूरत सिर्फ जो है वो सिर्फ मान लो 200 की है, तो फ्रिक्शन स्टैटिक 200 लगेगा। वो ऐसा नहीं है 500 खर्च कर देगा। तो अब देखो, आपको बोला है कि भैया ये v स्पीड आपकी फिक्स है, और आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है ना, सो दैट पार्टिकल कैन टर्न सेफली, कैन टर्न सेफली विद स्पीड v। ठीक है, ये चीज है। तो ये v फिक्स है और आपको पता है कि म्यू आपको मिनिमम से मिनिमम रखना है, म्यू आपको क्या रखना है, मिनिमम से मिनिमम रखना है। तो देखो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि भाई ये चीज क्या है, ये देने वाला है प्रोवाइडर, क्या देने वाला, सेंट्रीपिटल देने वाला, सेंट्रीपिटल देने वाला। ठीक है, और ये क्या है, mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर आपका रिक्वायरमेंट है, या ऐसे बोल सकते हैं कि आपका खर्चा है, आपका खर्चा है। तो आप एग्री करते हो कि अगर आपका जो अकाउंट में पैसे आपके खर्चों से ज्यादा होने चाहिए तभी आप सेफ हो, उनके बराबर तक पहुंच सकते हो। मान लो आपका 1000 रुपए का खर्चा है, अकाउंट में 1000 रुपए है, चल जाएगा। आपका खर्चा 500 रुपए का, अकाउंट में 1000 रुपए, चल जाएगा। लेकिन आपका अकाउंट में 1000 रुपए है और आपका खर्चा मान लो 1500 रुपीज है, तो फिर नहीं चलेगा, फिर गड़बड़ा गया सिस्टम। तो वही चीज हो रही है कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा mv स्क्वायर बाय आर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपकी आमदनी आपके खर्चों के बराबर या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी आप सेफ हो। यानी कि जो उस कार को सर्कुलर मोशन में घुमाएगा, जो उस कार को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी औकात, उसकी कैपेसिटी आपके सर्कुलर मोशन में खर्चे, जो खर्चा क्या होगा, mv स्क्वायर बाय आर। भाई मुझे अगर मेरा मास m है, मेरी कार का मास m है, मेरी स्पीड v है और मैं r रेडियस पर चक्कर लगा रही हूं, तो मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, mv स्क्वायर बाय आर, और देगा कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की कैपेसिटी इस mv स्क्वायर बाय आर से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात हमको एक नॉर्मली एक बेसिक लाइफ एग्जांपल से भी समझ में आता है कि हमारे खर्चे हमारी आमदनी से कम होने चाहिए या बराबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो वही चीज हो रही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को mv स्क्वायर बाय आर से बड़ा होना पड़ेगा। अब देखो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम जा सकती है कि भैया मेरी औकात जो है, मेरी औकात भले मैं खर्चा भले ही हो सकता है कम कर दूं, पर मेरी जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमेशा mv स्क्वायर बाय आर से ज्यादा होना चाहिए। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg होगा, तो म्यूएस इंटू mg शुड बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय आर। m से m कट जाएगा, सो म्यूएस विल बी ग्रेटर देन v स्क्वायर बाय आर। देख रहे हो, समझ रहे हो। अब तुम देखो कि जितनी ज्यादा तुम स्पीड रखोगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए तुमको। मैंने सही लिखा है क्या, आर जी, आर जी, जी मिस कर दिया था मैंने, जी को नीचे लेके आओ इज्जत के साथ, तो आर जी दिखेगा। तो म्यूएस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। दिख रहा है आपको। और ये ग्रेटर देन इक्वल समझ में आ रहा है ना, मिनिमम वर्ड, मिनिमम अगर पूछ रहा है तो हम म्यूएस इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी कर देते हैं, और उससे ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, इसलिए उसने मिनिमम पूछा है, इसलिए उसने मिनिमम वर्ड पूछा है। तो क्या आपको ये बात बिल्कुल समझ में आती है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूछना चाहूं, देखते हैं यहां पर कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड। अब देख रहे हो कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के टाइम पे मिनिमम वर्ड लगाया, लेकिन स्पीड के टाइम पे मैक्सिमम स्पीड। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड, maximum speed so that particle can turn safely, so that car can turn safely। ठीक है ना। तो क्या होगा, उसी चीज को लिखते हैं घुमा फिरा के, ठीक है ना, घुमा फिरा के उसी चीज को लिखते हैं। जरा देखें एक बार, तो क्या आया था आपका, म्यू है ना, शुड बी ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाय आर जी आया था। एक काम करो है ना, वी स्क्वायर को इधर लेके आओ और आर जी को उधर लेके जाओ, तो वी स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू आर जी एंड v लेस देन, ठीक है ना, म्यू आर जी। सही लिखा है एकदम, कोई गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं हुई यहां पर, ठीक है ना, कोई प्रिंटिंग एरर है ना, देख लो बिल्कुल सही है एकदम यहां पर। अब तुम देखो कि v शुड बी लेस देन म्यू आर जी, यानी कि v डिपेंड कर रहा है कि आपके पास फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है ना। आप अपने आमदनी के हिसाब से खर्चा करोगे, आप अपने म्यू के हिसाब से
म्यू के हिसाब से स्पीड रखोगे। आप अगर मान लो एक बहुत ही स्मूथ सरफेस पे, अगर ये जैसे घर की टाइल्स मार्बल्स पे आप अपनी गाड़ी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, तो आपको बहुत कम स्पीड रखनी पड़ेगी। लेकिन आप रोड पे चला रहे हो, ज़्यादा स्पीड कर सकते हो। तो जैसे आपके खर्चे आपकी आमदनी पे डिपेंड करते हैं, ऐसे ही ये वी जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके म्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी भी मेरे को एक चीज का आंसर नहीं मिला जो मैम आपने शुरू में समझाया था, और वो ये था कि जब आप टर्न लेते हो तो आप अपनी स्पीड को कम करते हो और कोशिश ये करते हो आप कि मैम टर्न ले रहे हैं तो हम इस कॉर्नर ऑफ रोड से ना लेकर इस कॉर्नर से टर्न ले, या फिर इसकी तरफ झुकते हैं हम लोग। ठीक है, उसका लॉजिक पता है क्या है? अभी आपने देखा कि एक बॉडी जिसका मास m है, जो v स्पीड से मूव कर रही है, मान लो r रेडियस के सर्कुलर मोशन में, तो उसको रिक्वायरमेंट यानी कि उसके खर्चा कितना होगा, mv²/r, यानी कि रिक्वायरमेंट जो होगी ये कितनी होगी, mv²/r। अब आपको लग रहा है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, या मान लो मेरी सैलरी नहीं आ रही, या मुझे डाउट है कि भाई मेरी सैलरी इस बार आएगी नहीं आएगी, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मिनिमाइज योर खर्चे, है ना। तो ऐसे ही क्या होगा कि आपको भरोसा नहीं है कि भाई मेरी गाड़ी पलट ना जाए, आपको डर लग रहा है कि यार गाड़ी का कुछ होना नहीं चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए गाड़ी, आपको पता नहीं है कि रोड का फ्रिक्शन कितना है, तो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है कि आप क्या करते हो, खर्चों को कम करते हो। खर्चे कैसे कम कर सकते हो? क्या आप बॉडी का मास चेंज कर सकते हो? नहीं, वो तो जो है रहेगा। आप स्पीड को कम कर सकते हो, क्योंकि स्पीड कम होते ही आपके रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और आप फ्रिक्शन पे भी लोड कम आएगा, है ना। और या आप क्या कर सकते हो, ये देखो आर बैठा है नीचे, आर को इंक्रीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? आर को इंक्रीज कर सकते हो, उससे भी आपके क्या होगा, खर्चे मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी कि जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि हमें चाहिए अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ, और वो देगा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की औकात से हमें अपने खर्चे कम रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसीलिए अब तुम देखो, अगर तुम इस एंड पे रहोगे, है ना, अगर तुम इस एंड पे रहोगे तो तुम्हारा ये आर रहेगा, और तुम इस एंड पे रहोगे तो तुम्हारा ये आर रहेगा, तो आर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब आता है वही जो चार्जर लेके मैंने आपको समझाया था, कोनिकल पेंडुलम, इसे नाम देते हैं, इनका नाम है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देखो, अगर इसकी जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का अगर मैं मतलब एक तरीके से ट्रेजेक्ट्री बनाऊं तो वो एक कोन बना रही है, ट्रेजेक्ट्री से बोल सकते हैं, या उसको मैं एक तरीके से उसको शेप बना दूं तो वो किस शेप में मूव कर रही है, उसकी स्ट्रिंग एक कोन बनाते हुए मूव कर रही है, तो इसलिए इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। और एक और पेंडुलम आता है सिंपल पेंडुलम, वो हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सो कंसिडर अ कोनिकल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द बॉब मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, जो बॉब है वो आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसका रेडियस कितना है r, उसमें मूव कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और ये देखो, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो वास्तव में उसने ये बोला है कि भाई रेडियस r है, रस्सी की लेंथ कितनी है, l है। जैसे देखें हम एक बार, ठीक है, तो देखो ये चीज आपको L दे रखी है, रस्सी की लेंथ कितनी दे रखी है, L, और रस्सी जिस सर्कल पे चक्कर लगा रही है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, R। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे वापस आएंगे हम लोग। पहले हम इसका डायग्राम देखो, यहां पर दिख रहा है हमें, अच्छे से क्लियर दिख रहा है हमें, है ना। तो देखो ये क्या है, ये L लेंथ की रस्सी है, और ऑब्वियसली यही घूम के यहां पर आएगी, तो ये भी L लेंथ की रस्सी हो गई। ठीक है, फिर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया जहां पर आपने वो रस्सी को बांधा है, और ये उस सर्कल का सेंटर हो गया जिसपे वो चक्कर लगा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं, यानी कि हाइट बोलते हैं। ठीक है, मतलब खूंटे से लेकर उस सर्कल के केंद्र बिंदु तक, ज्यादा हिंदी हो गई क्या, सर्कल के लेकर सेंटर तक जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो गया, मास हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया, मास। अब देखो वो मास पे अगर mg लग रहा है तो वो नीचे क्यों नहीं टपका, वो हवा में क्यों रहा, क्योंकि उस पे टेंशन लग रहा है। ठीक
ठीक है, उस पे क्या लग रहा है, टेंशन। तो भैया ये रस्सी टेढ़ी क्यों हो गई, ये रस्सी सीधी क्यों नहीं रही, ऐसी क्यों नहीं रही रस्सी, ये ऐसी क्यों शेप ले ली? बिकॉज अगर सिर्फ ऐसे रहेगी रस्सी, अगर सिर्फ आप इसको ऐसे रखोगे, घुमा नहीं रहे मान लो आप, तो रस्सी सीधी रहेगी, रस्सी क्यों टेढ़ी होगी भाई? रस्सी टेंशन टी mg को बैलेंस करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं घुमाना शुरू करूंगी तो ऑटोमेटिकली देखो अब रस्सी टेढ़ी हो गई। वो टेढ़ी क्यों हुई है? क्योंकि अब टेंशन के ऊपर दो जिम्मेदारी आ गई, ठीक है, दो जिम्मेदारी। पहले एक की जिम्मेदारी थी सिर्फ mg को बैलेंस करने की, सिर्फ mg को बैलेंस करने की। अब किसकी जिम्मेदारी आ गई? अब क्योंकि भैया सर्कुलर मोशन कर रहा है बॉडी, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल चाहिए। सेंट्रीपिटल mg तो दे नहीं सकता क्योंकि mg अपनी डायरेक्शन बदल नहीं सकता, तो बोलेगा मैं करूंगा और मैं इसके mg को भी बैलेंस करूंगा और मैं इस पेंडुलम को सर्कुलर में भी घुमाऊंगा, यानी कि मैं उसको सेंट्रीपिटल दूंगा। लेकिन एक ही बॉडी दो काम कैसे करेगी, या एक ही फोर्स दो काम कैसे करेगा? तो वो बोलेगा मैं टेढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट की मदद से, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहीं बना लेते हैं, इस टी कॉस थीटा की मदद से तो हम mg बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, इस टी कॉस थीटा की मदद से तो हम mg बैलेंस कर लेंगे। अरे चल जाओ, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, यहां बना लेते हैं हम, ठीक है ना, भाव खा रहा है। ये थीटा हो गया तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब क्योंकि मैंने टेंशन को इस पर्पल पेन से बनाया है तो मैं इसको कंपोनेंट को भी पर्पल पेन से दिखा रही हूं, तो ये टी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है। और ये टी साइन थीटा क्या करेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, दिख रहा है आपको? जब ये यहां होगा यानी कि पीछे की साइड रियर पार्ट पे, तो टेंशन ऐसे लगेगा, यूं, है ना। फिर वो बॉडी मूव करती जाएगी, है ना, इस तरह से वो बॉडी मूव करती जाएगी और टी साइन थीटा जो है वो अपनी डायरेक्शन बदलता जाएगा। समझ रहे हो सब लोग? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? लेकिन मैम ठीक है, आपने बता दिया कि व्हाट इज हैपनिंग, बट आप पूछना क्या चाहते हो यार, पूछना क्या चाहते हो? सो मैं पूछना चाहती हूं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैं पूछना चाहती हूं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल नहीं, कोनिकल पेंडुलम। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये पूछना चाहती हूं मैं, ठीक है। लिख सकते हो आप कॉपी में, है ना, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। हाँ, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम? दो पेंडुलम बहुत फेमस है, एक सिंपल पेंडुलम, एक कोनिकल पेंडुलम, और दोनों के टाइम पीरियड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखें यहां पर, अगर मान लीजिए कि आपने देखा कि यहां पर टी कॉस थीटा है ना, टी कॉस थीटा आपका क्या करेगा, मैं फिर उसको लिखने चली गई वहां पर, कोई बात नहीं, यहां छोड़ो, हम यहां लिखेंगे, चलो यहां लिखेंगे, ज्यादा भाव खा रहा है, हाँ नहीं तो यहां देखो, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, ठीक है, और टी साइन थीटा, तो पहले तो लिख लो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg और टी साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको पता होगा ये चीज, तो mv स्क्वायर बाय r है ना, mv स्क्वायर बाय r को m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, तो ये लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है बेटा। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा वो मैं बता देती हूं, कि या तो सिर्फ आपको h गिवन होगा, ठीक है ना, या तो सिर्फ आपको क्या गिवन होगा, h, है ना, h गिवन होगा। थीटा तो हमने अपनी मर्जी से लिया है, r हमने अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है, हमने अभी रास्ते में उधार लिए ये, ठीक है ना, अज्यूम किए हमने ये, तो हम इनको आंसर्स को हम r और थीटा के टर्म्स में नहीं लाएंगे, हम आंसर्स को लेके आएंगे h की टर्म में, या हम ले, और g तो आएगा ही आएगा, तो g की टर्म्स में लेके आएंगे हम आंसर। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आप एक काम करो, टी को उड़ाओ, क्योंकि टी का कोई काम नहीं यहाँ पर, तो टेन थीटा, है ना, वो गाना याद आ गया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ऐसे ही टेंशन के साथ हो रहा है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन जी, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन जी। अब कौन कीड़े कर रहा है, किसको हटाना है, किसको उड़ाना है, टेन थीटा को, और ओमेगा आपको दिया है क्वेश्चन में, देखेंगे, है ना, देखेंगे। चलिए तो अब टेन थीटा देखते हैं, यहाँ पर
tan थीटा यहाँ पर दिख रहा है आपको कि भैया ये tan थीटा है आपका, ठीक है। तो ये हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो tan थीटा यहाँ से मुझे r/h दिख रहा है ना। इसको मैं कैपिटल R लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल R लेके चल ली। तो r/h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r/g। अब r से r उड़ाओ तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया √h/g। और जब हमारा ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2π/ω। सो 2π√h/g इज द आंसर। ठीक है बच्चों। और अगर ये सिंपल पेंडुलम होता तो यहां पर 2π√L/g आएगा। L मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बट यहां पर ध्यान रहे L नहीं आएगा काम में, यहां पर आएगा खूंटे से सेंटर की दूरी। खूंटे से सेंटर की दूरी समझ में आ गई। खूंटे से सेंटर की दूरी, हाइट काम आएगी यहां पर, हाइट 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 याद कर लेना एकदम। इसका मतलब ये हो सकता है कि क्वेश्चन में अगर आपको h गिवन होगा तो आप टाइम पीरियड यूज करेंगे 2π√h/g। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में L दे दे ये तो भाव खाता है, इसको ले लेते हैं L, और ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये हाइट कितनी हो जाएगी L cos थीटा। तो इसको अपन अगर L दे दे तो हम L cos थीटा/g कर देंगे। और अगर मान लो आपको L और R दे दे तो H कितना हो जाएगा √L² - R², ठीक है ना। तो 2π, पेन भी हाथों से फिसल रहा है, हमारा करियर हमारे हाथों से फिसल रहा है, मार्क्स हमारे हाथों से फिसल रहे हैं। चलो देखो H इक्वल्स टू कितना होगा, सो L² - R²। अब देखो तुमको है ना एक अंडर रूट पहले दिख जाता है और तुम इस अंडर रूट को गायब कर देते हो, बट ये अंडर रूट आएगा, मतलब रूट के अंदर रूट आएगा, ठीक है, /g होगा। क्या बात आपको यहां तक एकदम क्लियर है? तो मेरे लड्डू गोपाल सुनो यहां पर, ठीक है ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा ना हो जाए तुमसे कि तुमको सिर्फ L दे दिया जाए और थीटा दे दिया जाए और तुम क्या करके आ जाओ 2π√L/g लगा के आ जाओ। हो सकता है वो थीटा भी ना दे, ठीक है, तो ये 2π√L/g नहीं लगा के आना है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रही है यहाँ पर बात? ठीक है बच्चों, तो यहाँ नोट कर लें, अपन इसको याद भी रख सकते हैं। अब इसमें थोड़े वेरिएशंस भी आ सकते हैं। क्या होता है कि हो सकता है कि जैसे आगे पढ़ोगे आप कि सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में रख सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि ये खूंटा एक लिफ्ट में हो, देखें जरा इस खूंटे को, यानी कि खूंटा ना हो, ये लिफ्ट की छत हो एक तरीके से, और ये लिफ्ट मान लो ए से ऊपर जा रहा है, तो आपने सूडो फोर्स पढ़ लिया है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो सिंपल आपको पता है कि mg के साथ साथ एक और फोर्स लगने लगेगा ma, यानी कि कुछ नहीं करना है, वो t sin थीटा था ना, सॉरी t cos थीटा था ना, जिसको हम mg के बराबर कर रहे थे, अब उसको mg + ma के बराबर करेंगे। तो जैसा कि मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था कि जब लिफ्ट ऊपर जाए तो रिप्लेस g + a, और ऐसे ही अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो रिप्लेस g / g - a। क्या आपको बात समझ में आती है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, मतलब वो g + a हो जाएगा + g + a हो जाएगा अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, और लिफ्ट नीचे जा रही होती तो g - a। और उसका मैंने सिंपल लॉजिक आपको क्या बताया, सिंपल लॉजिक मैंने आपको क्या बताया कि जो आपने t cos थीटा mg लिखा था, जो आपने पहली इक्वेशन t cos थीटा = mg लिखी थी, अब उस g की जगह क्या आ जाएगा, g + a आ जाएगा, क्योंकि mg + ma फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि कोनिकल पेंडुलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पे एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जरा देखें इस क्वेश्चन को। ए लार्ज मास M hangs stationary at the end of a light string that passes through a smooth fixed ring to a small mass m। देख रहे हो, ये मास m है और कुछ नहीं है, बस ये एक हुक था है जिसके अंदर से रस्सी यूं निकल के यूं आ रही है। ठीक है ना, अब तुम देखो यार, अगर मैं इसको छोड़ दूं ना सिस्टम को, तो ये मास m यूं आ जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा इसके गले, यूं आ जाएगा। क्यों क्यों रहेगा भाई हवा में? वो हवा में रह सकता है अगर मैं इस मास m को घुमा दूं। अगर मैं इस मास m को घुमाऊं तो घूम ही रहा है, देख लो आप, देख लो आप, घूम ही रहा है वो, जो तुम चाहते हो वही हो रहा है। सो दैट मूव्स अराउंड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, है ना, सब कुछ आपको फोटो में दिखाया गया है। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। अब बोल रहा है कि रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है,
और फ्रॉम एम टू द टॉप ऑफ एंड ऑफ द ट्यूब, यानी कि यहां से यहां तक की रस्सी की लेंथ एल दे रखी है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस पार्ट एंड वर्टिकल पार्ट, यानी कि इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में एंगल थीटा है। तो आपको एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा वो निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है बेटा। तो बेटा मैंने आपको क्या सिखाया कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप यहां देखो तो ये इस कैपिटल एम के ऊपर रस्सी है, ऊपर टेंशन लगाएगी, ठीक है, और एम जी इस तरफ आएगा। तो ये मास एम की कहानी कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये एक तरीके से वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ये हवा में है, पर इस पे टेंशन इस तरीके से लग रहा है कि वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और ये मास एम ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ठीक है, सर्कुलर मोशन तो कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन ये मास एम ना ऐसा नहीं है नीचे आ रहा है, यूं नीचे नहीं आ रहा, वो ऊपर ही है, मतलब इसी लेवल पे है। तो इसका मतलब बेटा इस पे ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये मास एम नीचे भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रस्सी है, अच्छा अब देखो ये तो घूम के आ रही है इस पे, ये तो घूम के आ रही है, तो टेंशन तो सेम ही रहेगा ना। और टेंशन कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्यों बनाया है मैम, क्योंकि देखो इस मास एम के किस तरफ रस्सी है, यूं रस्सी है इस तरफ, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही तो टेंशन खींचेगा। तो ये टेंशन का कौन सा कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू स्मॉल एम जी। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये कैपिटल एम और स्मॉल एम में फर्क नजर नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो कैपिटल एम उड़ा देंगे, टी उड़ा देंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, ये कैपिटल एम था और वो स्मॉल एम था, ठीक है। तो यहां से कॉस थीटा कितना आ गया, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। फिर से वही चीज, तुम्हारा क्या काम है, टी का क्या काम है, यहां पर उड़ा दिया टी को। उसके बाद पूछा क्या था आपसे, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन पे अगर मैं जाती डायरेक्ट, तो टाइम टेकन क्या होता है, मुझे क्या मतलब, मेरे को तो इससे मतलब, टाइम टेकन होता है 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। बेसिक फॉर्मूला ये होता है, जहां खूटे से उस सर्कल के सेंटर तक की दूरी होती है एच, मतलब ये दूरी है एच, ठीक है। उस खूटे मतलब खूटा मतलब सस्पेंशन पॉइंट, और ये सर्कल है मान लो, ठीक है, ये सर्कल है, तो ये दूरी है आपकी एच। अरे अंकल ये रहा, ये एच, तो भाई ये आपको एल दे रखा है, ये आपको कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम इसकी जगह क्या कर देते हैं, मैंने आपको सिखाया था 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, जी, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन तुमको दिख रहा है, नहीं दिखा, किसी में भी तुमको एल कॉस थीटा नहीं दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉस थीटा रिप्लेस होगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम से। तो जैसे ही रिप्लेस होगा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम से, तो एल अपॉन जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, तो 2 पाए अंडर रूट एल अपॉन जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ आ गई बच्चों सबको, बात एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन को। अब देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी सी रखी है बट आपको इस लैंग्वेज से इमेजिनेशन करना आना चाहिए। आपको एक वर्ड आपको सुना सुना ऐसा होगा, किलर विजुअलाइजेशन, बट आई बिलीव इन मेंटल विजुअलाइजेशन। आपकी आंखों का दायरा सीमित हो सकता है, बट आपके दिमाग का दायरा असीमित है। वो यहां से बैठे बैठे अमेरिका भी जा सकता है, कहीं भी, सपनों की दुनिया में कहीं भी खो सकते हैं। तो आपका मेंटल विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने कहीं से भी किलर विजुअलाइजेशन सुना हो, तो आप मेरा वर्ड ले लो, मेंटल विजुअलाइजेशन। मतलब आप क्वेश्चन के पढ़ के उसके फोटो को मेंटली विजुअलाइज कर सको, ये आपकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपको ये सीखना पड़ेगा अगर आप नहीं सीख सके तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बॉय whirls a stone in a horizontal circle of radius 2 मीटर एंड हाइट 4.9 मीटर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल बोल रहा है, रेडियस 2 मीटर बोल रहा है और हाइट 4.9 मीटर बोल रहा है।
द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिलो द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन व्हाइल इन सर्कुलर मोशन. मतलब देखो क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है कुछ इस तरीके से. ठीक है, अभी जैसा पहली लाइन को पढ़ के जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है 4.9 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है 4.9 मीटर अबव लेवल ग्राउंड, मतलब जमीन से हाइट कितनी है 4.9 मीटर. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई रस्सी ब्रेक हो गई. रस्सी ब्रेक हो गई मतलब देखो, अब यहां पर अगर मान लो कि यहां पर रस्सी ब्रेक हो गई, या इस पॉइंट पे ना मान के, चलो इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि रस्सी ब्रेक हो गई. ठीक है ना, इस पॉइंट पे रस्सी ब्रेक हो गई होगी, कुछ आ रहा होगा टेंशन वगैरह, है ना, जो भी है. तो रस्सी ब्रेक हो गई तो यार एक बात बताओ, अगर मान लो सर्कुलर मोशन ये सर्कुलर मोशन है, तो आपको पता है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस तरफ होगी, टेंजेंशियल होगी, है ना. फिर सर्कुलर मोशन हो रहा है इस पॉइंट पर, है ना. अगर मैं इसको यहां पर दिखाऊं, ऊपर से दिखा रही हूं, ऊपर से मतलब मैं यूं देख रही हूं उस सर्कुलर मोशन को, ऐसे यूं सर्कुलर मोशन को, तो यहां पर वो बॉडी है. ठीक है, ये बॉडी है, ये साइड व्यू है, यहां से देख रहे हैं इसको, है ना, और ये यूं देख रहे हैं ऊपर से आंखें रख रहे हैं, तो यहां पर ये दिख रहा है. तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी. तो मान लो यहां रस्सी कट गई, यहां रस्सी किसी ने उड़ा दी, या कई बार होता है ना पत्थर घुमा रहे हैं, रस्सी अचानक से टूट गई, किसी पत्थर किसी के लगता है, तो वही चीज हो रही है यहां पर कि ये वेलोसिटी है. तो उसके बाद इस पत्थर की क्या स्थिति होगी, ये बोलेगा. वो वाला तुमने एक मीम सुना होगा या पता नहीं, जो भी एक वीडियो वायरल हो रखा है कि भावनाएं बदल गई, जज्बात बदल गए, ओ भाई मारो मुझे. तो ये पत्थर जो है ये बोलेगा कि पहले तो मैं सर्कुलर मोशन कर रहा था. ठीक है, बट एकदम से जैसे रस्सी कटी ना, तो इसकी भावनाएं बदल गई, जज्बात बदल गए. मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा पार्टिकल हो गया जो जमीन से 4.9 मीटर की हाइट पर है और इसकी वेलोसिटी प्योर हॉरिजॉन्टल है. क्या आप एग्री करते हैं कि अगर ये सर्कुलर मोशन है तो यहां पर पॉइंट अगर है आपका, तो वेलोसिटी इस तरफ आएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है. फिर अगर मान लो यहां पर बॉडी आ गई तो घूम के वेलोसिटी इस तरफ होगी, तब भी हॉरिजॉन्टल है. फिर यहां पर आ गया तब भी हॉरिजॉन्टल है, फिर यहां पर आ गया तब भी हॉरिजॉन्टल है. मतलब है तो हॉरिजॉन्टल ना भाई यार. और मान लो हाइट जो है, अभी मुझे कुछ मान लो सपोज करो ये मिलता है मुझे, तो ये उसकी हाइट हो गई जमीन से, ये उसकी हाइट हो गई. तो कुछ इस तरीके से मोशन हो रहा है. आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर दिख रहा है मुझे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर दिख रहा है. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नहीं सॉरी, मुझे लगा पूरा डिलीट ना हो जाए. हाँ, तो ये अपना ऊपर से देखने पर यानी कि टॉप व्यू था, ये अपनी वेलोसिटी इस तरफ और ये अपनी हाइट थी, यानी कि इसके बाद ये करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दैट विल बी कॉल्ड रेंज. और रेंज तो हमें निकालनी आती है, तो उसने वही बोला है, देखना यही बोला है ना, एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. देखो अब लैंग्वेज समझो उसकी, 10 मीटर अवे है किस पॉइंट से, जो डायरेक्टली बिलो द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन. मतलब अगर यहां से रस्सी टूटी है ना, तो इसके सेंटर से ठीक नीचे, या सॉरी इस लेवल से ठीक नीचे, इस पॉइंट से 10 मीटर दूर आपको वो पत्थर मिलेगा ही, और इसको रेंज बोलेंगे 10 मीटर को. ठीक है, तो अब मैं इस चीज को आपको एक साफ सुथरे डायग्राम के साथ पेश करती हूं. ये साफ सुथरा डायग्राम है. ठीक है, मैडम क्या बातें करते हो आप. ये देखो, कुछ आया. ठीक है, ये आ गया, देखो है ना, वही की वही चीजें है ना एकदम. अब तो फील आई होगी ना, एकदम मस्त वाली फील आई होगी ना. ठीक है, देख लो एक बार, एकदम समझ में आ रहा है बात. चलिए अब देखो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो फोर्स आपका mv²/r होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r होता है. ठीक है, v²/r होता है. अच्छा, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका बॉडी जो है वो ऐसा हो सकता है कि भाई मास नेग्लिजिबल मान के रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और आप यूं घुमा रहे हो,
या ये भी हो सकता है कि कोनिकल पेंडुलम हो, है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं हो पा रही इस डायग्राम को समझकर, तो अभी हमने कोनिकल पेंडुलम जैसा बना दिया, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो सिंपल आप पत्थर लेके इसको ऐसे भी घुमाओगे तब भी चलेगा काम। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया, v²/r हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है आपको कि रेंज 10 मीटर है। तो अगर मान लो एक पार्टिकल होता जिसकी हाइट होती और जिसकी वेलोसिटी v दे रखी होती, और हम पूछते कि भाई रेंज निकालो, तो कैसे निकालते हैं आप बताओ, रेंज कैसे निकालते हैं? तो रेंज निकालते हम बोलते हैं रेंज होता है u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक नॉर्मल आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक पढ़ा था, तो उसमें क्या लिखा था, रेंज क्या होती है, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां पूरी की पूरी वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, पूरी की पूरी वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो यहां पर u cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, v। और आपको याद होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में या तो बॉडी को सिंपल ड्रॉप कर दो तो नीचे चली आएगी, या बॉडी को बिल्कुल सीधा फेंको तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g, एंड दैट इज गिवन टू यू व्हाट, 10। दैट इज गिवन टू यू व्हाट, 10। ये 10 दिया हुआ है आपको। तो यहां से क्या निकलेगा मेरे बच्चे, v निकल जाएगा। यहां से क्या निकलेगा मेरा, v निकलेगा। कैसे कि v इंटू 2, h कितना दे रखा है 4.9। तुम देखो ये 4.9 दिखते ना, मेरे को पता लग गया, ये नहीं भी लिखा होता ना 9.8 तब भी मैं 9.8 लिख के चलती। तो 4.9 डिवाइड बाय 9.8 इक्वल्स टू 10। तो यहां से v कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। और अब v को यहां पुट करो तो 100 डिवाइड बाय रेडियस कितनी 2, तो आंसर कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 50, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एंड क्या ये जाना पहचाना सा लग रहा है आपको, क्या पहचान में आ रहा है आप लोगों को, क्या आपने बचपन में कभी देखा है इसको, ठीक है। मुझे लगता है आधे बच्चों को समझ में आ गया क्या चीज़ है, और आधे बच्चों को बिल्कुल हवा नहीं लग रही कि ये क्या चीज़ है। और जिन बच्चों को यह हवा नहीं लगी है ना कि भाई क्या चीज़ है, तो सच में उनका बचपन बहुत खराब गया है, ठीक है। यू नीड टू चिल आउट। खैर अभी 11th-12th में नहीं, बट यू नीड टू, है ना। ये है मौत का कुआं। ये क्या है, मौत का कुआं, ठीक है। बचपन में मैं जब छोटी थी 2nd-3rd में और मेले में जाती थी पापा के साथ, तो इसे मत का कुआं बोलती थी, पता नहीं मैं क्यों बोलती थी, और मुझे समझ में नहीं आया मत का कुआं क्या होता है, भगवान जाने। मतलब फिर बाद में धीरे धीरे पता लगा अच्छा वो मौत का कुआं है। और फिर जब फिजिक्स पढ़ी, फिर तो बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। दिस इज लाइक अ सिलेंड्रिकल वॉल्स होती हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपका एक बेसमेंट तैयार कर देते हैं, और कुछ इस तरीके के सिलेंडर टाइप से आपकी सिचुएशन होती है। कुछ इस तरीके का आपका फ्रेम होता है वॉल्स का, एक तो फ्लैट वॉल्स होती हैं और एक आपकी सिलेंड्रिकल रूम बना देते हैं। और सिलेंड्रिकल रूम्स में आप देखो कि ये जो कार है ना, ये उस पर गोल गोल घूमती हैं इस तरीके से, और ऊपर से लोग देखते हैं, ठीक है, ऊपर से लोग देखते हैं इस तरीके से, है ना। और ये गिरती नहीं है। ताज्जुब की बात ये है कि नीचे नहीं गिरती हैं, ये जमीन में नहीं गिरती हैं। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार अगर ध्यान नहीं रखोगे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे घूम लेती है। और हमको लगता था बचपन में कि ये जादू है, कोई तो जादू है ना, ये जादूगर लगते थे, बट जादू नहीं है, जादू होता ही नहीं है। दिस इज, या तो हाथ की सफाई बोल लो, हाथ की सफाई और जगह होती है, लेकिन यहां पर लग रही है कंप्लीट फिजिक्स, यहां पर लग रही है कंप्लीट फिजिक्स। और अब आपको इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में। और अब ये है रियल लाइफ सिनेरियो, वो था एनिमेटेड, ये था रियल लाइफ सिनेरियो कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन होती है। थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है, बट ठीक है, काम चला लेंगे हम लोग। तो देखें, डेथ वेल यानी कि मौत का कुआं। मौत का कुआं इसलिए बोलते हैं कि अगर जरा सी भी सावधानी हटी तो आप सीधा जमीन पे टपक जाओगे, वो भी बहुत स्पीड में आपकी बाइक होती है, तो एकदम से आप गिरोगे तो आप सीधा आपके हेड पे लगेगी और आप मर जाओगे। आप नहीं, जो उस पर घूम रहा है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या है कि find the minimum speed so that a motorcyclist should maintain in order to be safe। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या स्पीड होनी चाहिए ताकि वो बाइकर जो है वो सेफली उसको घुमा सके, ऐसे यूं घुमा सके उसको। तो भाई हमें समझना ये है, हमें फील ये लेनी है कि ये गिर क्यों नहीं रहा, स्पीड क्या करेगी भाई, ये गिर क्यों नहीं रहा, ये तो सीधा टपकना चाहिए ना। एमजी को क्या हो गया, यहां पर काम नहीं कर रहा क्या एमजी? नहीं, एमजी तो काम करेगा। एमजी थोड़ा ना है कि कोई बटन है उसको स्विच ऑफ कर दोगे आप, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं अभी हमें मौत का कुआं करना है तो हम एमजी को हटा देते हैं या ग्रेविटी को हटा देते हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई तो है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, कोई तो है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड
फ्रिक्शन। एंड अगेन आपको पता है कि बॉडी ऐसे मूव करेगी, मान लो यहां पर है इस समय, यहां पर है मान लो, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ, तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होता तो काइनेटिक है ना, बट भैया यहां तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। इसका मतलब अगेन ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। अगेन ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और इनका काम क्या होता है? जरूरत पूरी करना, सबकी जरूरतें पूरी करना, जरूरत के हिसाब से जरूरतें पूरी करना। ऐसा भी नहीं है कि इनके पास 1000 रुपए हैं और आपको 200 रुपए की जरूरत है तो वो 1000 रुपए दे देंगे, आपको सिर्फ 200 रुपए देंगे। मतलब ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स भी है, जैसा कि हम फ्रिक्शन में पढ़ते थे। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स भी है, जैसा कि हम फ्रिक्शन में पढ़ते थे। बोलो बच्चों, समझ आ गई बात यहां पर? बोलो बच्चों, समझ आ गई बात यहां पर? ठीक है, तो देखो यहां पर हो क्या रहा है कि अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं, देखो मैं सिर्फ वॉल के इस पार्ट का डायग्राम बना रही हूं ताकि मैं उसको क्लियरली आपको दिखा पाऊं। तो देखो मैं वॉल के इस पार्ट का डायग्राम बना रही हूं और ये मैं बाइक बना रही हूं। देखो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, तो मैं ऐसा कुछ बाइक बना लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपका mg हो गया और ये आपका फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया, ठीक है। पर फ्रिक्शन स्टैटिक mg को बैलेंस करने वाला, तो अगर इसको मरने से बचना है, अगर इसको मरने से बचना है तो फ्रिक्शन स्टैटिक को हमेशा mg से बड़ा या बराबर, बड़ा तो हो सकता है, मतलब उसकी औकात, उसकी मैक्सिमम लिमिट, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना, यानी कि fs मैक्स बोले इसको हम, fs मैक्स, दैट शुड बी इक्वल्स टू, उसकी जो लिमिट है वो mg से बड़ी होनी चाहिए। क्या आप एग्री करते हैं इस टॉपिक से? बट यहां पर तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, और नॉर्मल रिएक्शन, हवा में नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा भाई? अगर जमीन पर चल रहा होता तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, लेकिन हवा में ऐसे यूं, हवा में मतलब यहां पर ऊपर है ना जमीन से, यहां नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है? तो आपकी बॉडी ऐसे सिलेंड्रिकल है, मान लो ये वो आपकी बाइक है, तो भले ही उसको नीचे से नॉर्मल नहीं मिल रहा, लेकिन ये दीवार है, ये उसको अंदर की तरफ नॉर्मल देगी। तो जमीन इस बार कट लिया, लेकिन इस बार कौन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? एंड दैट इज वॉल्स के नॉर्मल, ठीक है। वॉल्स के नॉर्मल लगेंगे इस तरफ, है ना, यहां पर होगा तो इस तरफ लगेगा। तो ये नॉर्मल कौन प्रोवाइड करेगा? दीवार। कौन प्रोवाइड करेगा? दीवार प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। ये नॉर्मल कहां से आएगा? दीवारों से आएगा। और आपको पता है कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे ये तो वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, और उसका सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, लाइक ऐसे बोलो चलो। तो उधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर बना रही हूं मैं इसको। हाँ, तो ये बॉडी ले लो, है ना, और यहां पर ये अपना नॉर्मल बोल लो, यहां पर ये अपना नॉर्मल बोल लो, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल एक तरीके से सेंटर की तरफ लग रहा है, और इस नॉर्मल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस नॉर्मल की वैल्यू होनी चाहिए mv²/r। इस नॉर्मल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? mv²/r, क्योंकि मास, बाइक या कार की बॉडी, कार का मास v उस समय उसकी स्पीड, और r जितनी रेडियस पे वो चक्कर काट रहे हैं, यानी कि उन दीवारों का जो सिलेंड्रिकल वॉल्स बनाई है या सिलेंड्रिकल रूम बनाया है उसका रेडियस उस समय उस हाइट पर। तो यहां हम उस चीज को पुट करेंगे, एंड μs इंटू mv²/r दैट शुड बी ग्रेटर देन mg। सो m से m कट जाएगा, और क्योंकि दीवार के फ्रिक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखते हैं यहां पर कितनी आ रही है। सो v² शुड बी ग्रेटर देन rg/μ। अब देख रहे हो, कार जब हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रही थी तब μrg आया था, अभी यहां पर rg/μ आया है, और v ग्रेटर देन कितना हो गया? अगर मैं रूट हटा दूं तो rg/μ। मतलब भैया देखो, वहां तो हमें स्पीड कम करनी पड़ रही थी, और यहां स्पीड एक मिनिमम से ज्यादा रखनी पड़ेगी। ज्यादा तो रख सकते हो आप, कम नहीं रख सकते। कम रखोगे ना, अब मान लो मैं रोक दूं आपको, है ना, मैं इस मौत के कुएं में आपको रोक दूं मैं यहां रोक दूं मैं आपको, तो भैया इस कार को कौन बचाएगा नीचे गिरने से? इसके पास वेलोसिटी है, तो नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आ रहा है। इसके पास वेलोसिटी होगी तो
तो नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएगा तो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, और फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा तो mg को बैलेंस करेगा, यानी कि उसके गिरने से रोकेगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर लेगा, फ्रिक्शन भी हमें एक वैल्यू, एक मिनिमम सेफ वैल्यू की तरह चाहिए। अगर मान लो mg की वैल्यू 100 है तो ऐसा नहीं है कि 2 से काम चल जाएगा, हमें फ्रिक्शन की वैल्यू को कम से कम 100 तो रखना ही पड़ेगा। और वो तब होगा जब फ्रिक्शन का, क्योंकि म्यूएस तो फिक्स होता है दीवारों का, नॉर्मल बढ़ा सकते हो, और नॉर्मल कैसे बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाने से। इसलिए पता है क्या होता है, कि यहां पर अगर मैं इस डायग्राम पे जाऊं तो ये लोग ना इतनी हाइट मेंटेन करते हैं लोगों से कि लोगों का हाथ इन तक नहीं पहुंच पाए। लोग कोशिश करते हैं ऐसे हाथ दे के कि उनको रोक लें, क्योंकि उन्हें पता है अगर उनका हाथ पहुंचा इन तक, बाइकर्स तक, तो उनकी स्पीड एकदम गड़बड़ा जाएगी। स्पीड गड़बड़ाएगी तो ये तुरंत नीचे गिरेंगे। तो इसलिए वो एक मेंटेन करते हैं सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द क्राउड, ताकि वो उनकी स्पीड में कोई कम नहीं आए। फिर से समझते हैं इस चीज को, एक मोरल ऑफ द स्टोरी की तरह समझते हैं कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं धीरे धीरे, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाते जाते हैं, वो स्पीड मेंटेन करते जाते हैं। उन्हें पता है, वो कैलकुलेट करके रखते हैं कि यार इतनी स्पीड पे हम सेफ हैं, और उनको पता होता है कि इतनी स्पीड उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। आप देखो वहां पर वो इतनी हाई स्पीड में चलाते हैं गाड़ी, बहुत बहुत फास्ट, एकदम फास्ट। तो वी स्पीड, एक मिनिमम स्पीड आपको मेंटेन करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू बी सेफ, ठीक है। क्योंकि वी स्पीड रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना फ्रिक्शन होगा, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा वो बेटर तरीके से mg को, यानी कि आपको गिरने से बचा पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम सेफेस्ट स्पीड, ठीक है, मिनिमम सेफेस्ट स्पीड इन ऑर्डर टू बी सेफ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब डेथ वेल हो गया हमारा, ये हमने यहीं निपटा दिया। अब आगे बात करते हैं ये, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन इतना खास है, इतना स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये 2 बार लगातार कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में सेम डेटा के साथ, सेम फोटो के साथ, सेम लैंग्वेज के साथ पूछा गया है। मेरे को डेट भी याद है, क्योंकि जब मैं रेजोनेंस में थी तो मैंने 9 जनवरी 2019 को भी डिस्कस किया था, एंड 9 जनवरी 2020 को भी मैंने डिस्कस किया था। तो 9 जनवरी, ठीक है, 2019 एंड 2020 को मैं सेम क्वेश्चन देख रही थी। एंड ये शायद ऐसा था कि शिफ्ट 2 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में, तो दोनों में शिफ्ट भी सेम थी। मतलब बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि ऐसा लगा कि किसी टीचर ने या जो पेपर सेटर्स थे उन्होंने टीप के ही बना दिया पेपर। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ना पढ़े तो समझ में आ रहा है कि भैया स्प्रिंग जो है आपकी बार क्या कराएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स देगी और सर्कुलर मोशन में मूव कराएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।